अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स 9 जर्नल मैथमेटिक्स 9 लाहौर बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड का फर्स्ट ग्रुप का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 का। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा गया। जूस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3000 bottles in a day employing 15 workers working 8 hours. Find the number of bottles manufactured when he employs 18 workers working 6 hours. कह रहे हैं 15 कारीगर थे, वो 8 घंटे रोज़ाना काम करते हुए 3000 जो है जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते थे। 18 कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर यानी कितनी जूस की बॉटल्स बनाएंगे। जूस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कितनी कर रहे थे, 3000 बॉटल्स हैं। 3 चीज़ें नोट करनी हैं इनमें, बॉटल्स का जिक्र हो रहा है, फिर क्या कह रहे हैं इन डेज का है, एम्प्लॉइंग नहीं इन अ डे एम्प्लॉइंग 15 वर्कर्स हैं, 15 यानी कारीगर काम जो कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स। यानी मैं लिख सकती हूँ बॉटल्स, एम्प्लॉयर्स और फिर वर्कर्स लिख लें चाहे, और फिर आवर्स। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे, बॉटल्स, कितनी बॉटल्स बन रही थी, BOTTLES बॉटल्स इन अ डे एम्प्लॉइंग 15 वर्कर्स लिख लें या वर्कर्स लिख लेती हूँ, WORKERS वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं, 15। अच्छा, वर्किंग आवर्स हैं, ये 3 चीज़ों का जिक्र हो रहा था। कितनी बॉटल्स थी, 3000 बॉटल्स थी। वर्कर्स, कितने वर्कर्स थे, 15 वर्कर्स थे। कितने घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे काम कर रहे थे। फिर फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स, कितनी बॉटल्स बनाएंगे या बनेंगी या तैयार होंगी। व्हेन ही एम्प्लॉयज़ 18 वर्कर्स, अगर 18 यानी लोग काम पर रखे जाएं और वो 6 घंटे काम करें। ठीक हो गया। अब आपने बताना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। आप इसमें पहले आप देखेंगे ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, जो जूस मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी वो जूस बनाने वाली है कंपनी, वो कितने दिन काम कर रही थी और उसका क्या हिसाब किताब था, और वो किस तरीके से अंदर, अगर आप ज़रूरी नहीं एक्स वाला ऊपर ही रखेंगे अंदर, आप यहाँ से देख लें। मेरे पास ये वैल्यू है तो मैं ये देख लेती हूँ, पहले इन दो का लिंक बना लेती हूँ। अगर पहले 8 घंटे काम कर रहे थे, अब 6 घंटे काम कर रहे हैं। अगर हम कम दिन काम कर रहे हैं, वर्कर्स कम दिन काम कर रहे हैं, तो कम बॉटल्स बनेंगी। ठीक हो गया। अब ये आप उर्दू में लिख भी सकते हैं, अगर ये तो यानी अगर कम घंटे हैं तो कम बॉटल्स बनेंगी। ठीक हो गया, ज़ाहिर काम ही कम दिन कर रहे हैं। और अब आपने यहाँ पर ख़त्म किया। आप देखें कम बॉटल्स बनानी है तो हम कम वर्कर्स रखेंगे तो भी वो काम बन जाएगा। कम बॉटल्स बनानी है तो हमें कम वर्कर्स की ज़रूरत है। अब आपने ये नहीं देखना कि 18 बड़ी वैल्यू है तो इसको एरो ऊपर देता है, आपने लिंक बनाना होता है। पहले मैंने बनाया ज़्यादा यानी कम बॉटल कम घंटे काम करना है तो कम बॉटल्स बनेगी। अगर कम बॉटल्स ही बनानी है तो हम वो कम वर्कर रख कर भी कर सकते हैं। दोनों ऊपर जा रहे हो तो भी डायरेक्ट है, दोनों नीचे आ रहे हो तो वो तो भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है। एक बढ़ रही हो और एक कम हो रही हो तो वो फिर इनवर्स प्रपोर्शन होती है। अब आप देखें कि इसे किस तरह से लिखना है। 3000 ऊपर है और एक्स जिस तरह से एरो लगाए हैं उसी तरह से लिखेंगे। आप ये लिंक याद रख लें, जिस तरह उर्दू में बोल रही हूँ चाहे आप उर्दू में लिख लें। कम बॉटल्स हैं तो कम घंटे लगेंगे, और कम बॉटल्स बनानी है तो फिर कम वर्कर्स की ज़रूरत होगी। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। अंदर जिस जिस तरह से एरो लगे है उसी तरह से मैं क्वेश्चन लिखूंगी और साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। हम अंदर जो वैल्यू जिस तरह से लिखी हुई है उसी तरह से, जिस तरह 3000 ऊपर लिखा है तो 3000 ऊपर ही लिखूंगी और नीचे ओवर में एक्स लिख दूंगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अंदर। ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिखेंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे बारी बारी स्टेप के साथ। अब ये 3000 ऊपर है, 3000 ऊपर लिख देंगे, ओवर एक्स है तो एक्स लिख दूंगी। एक्स वाले के बाद हमेशा इक्वल लगाना है, ये याद रखना है। अब 15 है, 15 ओवर 18 है तो 18 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है। 8 ओवर 6 है, 8 ओवर 6 लिखूंगी। अब आपके पास 2 मेथड हैं, आप इसको पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये दूसरी तरफ ले जाएं, फिर आसानी से आप लेके जा सकते हैं।
इज इक्वल टू, अब आप क्या करें, 15 को 8 से और 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें और देखें कि क्या वैल्यू आती है। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें जी, ये है कैलकुलेटर, ये ढूंढ लीजिए, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है इसको, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 120 आ गया। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 6 जी 108 आ गया। अब आपने ये नहीं करना, इसको इससे दे दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर ही होगा, 15 को 8 के साथ, 18 को 6 के साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3000 मल्टीप्लाई हो रहा है 108 के साथ और एक्स हो रहा है 120 के साथ। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, हमने यारो ठीक लगाए थे कि नहीं। अच्छा जी, आप 120 द मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इकट्ठा ही लिख रही हूँ। अब ये 3000 को 108 से मल्टीप्लाई 3000 को 108 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं लिख रही, ठीक है। ये 120 को एक्स के साथ, 3000 को 108 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी ये लिखा है 120 द मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मैं लिखने लगी हूँ, देखते हैं 3000, चाहे तो ब्रैकेट ही लगा लें जिस तरह लगाई हुई है, इक्वल डिवाइडेड बाय 120। यस, आ गया आंसर जी आपका। x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई करके ढेर सारी जो बड़ी सी वैल्यू आती है वो लिख दें, चाहे इकट्ठा कैलकुलेटर पर कर दें, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2700। तो 2700 बोतलें आपके पास बन रही हैं। बॉटल्स पूछा गया था तो आप बॉटल्स ही लिखेंगे, BOTTLES। अब एरो हमारा नीचे ही गया था और ये थोड़ी ही आई हैं, ज़्यादा पहले 3000 थी, अब कम ही बनेगी, 2700 बनी बनेगी बॉटल्स। ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट 1.5 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं, नजीब 5 का बी पार्ट है, नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंटिंग टू रुपीज़ दिस। नजीब की ये अमाउंट थी, इतनी वो जायदाद पीछे छोड़ के गया। ही लेफ्ट अ विडोज़ की एक विडो है, वाइल दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, हमने नोट में भी पढ़ा था। इन केस ऑफ नो चाइल्ड विडो शेयर होता है आपके पास 1/4। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। अब आप लिखे दें कि जो अमाउंट उसने छोड़ी थी, अमाउंट टू बी लेफ्ट, वो कितनी थी, और फिर आप विडो शेयर लिखेंगे। विडो शेयर आपके पास इन केस ऑफ नो चाइल्ड था 1/4। तो आप लिख दें अमाउंट ऑफ वेल्थ, EMOUNT, अमाउंट ऑफ वेल्थ कितनी है आपके पास, रुपीज़, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख की जायदाद थी। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, विडोज शेयर, ठीक है, और W कामा लगा के SHARE, विडो शेयर इन केस ऑफ नो चाइल्ड। अब ये इतना बड़ा डाटा नहीं लिख रही, बस आपने याद रखना है, इधर लिखा हुआ है डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, कोई चाइल्ड नहीं है। तो जब चाइल्ड ना हो तो विडो शेयर 1/4 होता है। तो अब आपके पास आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये 4 लाख, 4 लाख में 5 ज़ीरो थे। अब मैंने आपको पहले भी सॉल्व करना सिखाया था, वैसे तो आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करें, वो ही आ जाएगा। फिर 4 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, या 4 1s आर कटिंग भी, लेकिन हम कर रहे थे, हम भूल जाते हैं, इसलिए हम 1/4 करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही मेथड से, और शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं। 2 3 4 और 5 ज़ीरो थे। अब आपके पास वैल्यू आ गई, 1 के बाद 1 0 फिर 5, यूनिट 10, 100,000, 10,000 और फिर लाख, 1 लाख रुपया मिलेगा उसको, ठीक है, विडो शेयर को। और पैसे ज़्यादा रुपीज़ में ही होते हैं, तो मैंने यहाँ RS लिख दिया। ये इतना सा क्वेश्चन है आपका, और ये 4 मार्क्स का है। आप इसे मज़ीद छोटा ना कर दीजिएगा, एक ही स्टेप में लिख के, जस्ट विडो शेयर, और आप डाटा ही नहीं लिखते, ये जबकि इतना ईजी है। नेक्स्ट आगे है द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स। अच्छा जी, अब 3 पार्टनर्स आ गए हैं बिजनेस में, आर इन रेशो दिस इफ़ दे सफर्ड अ लॉस, उन्हें लॉस हो गया भाई, ऑफ रुपीज़ दिस, इतने रुपीज़ का, इन द बिजनेस में, व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द लॉस इनकर्ड, यानी अब हर एक का आपने बताना है कि उसे कितना नुकसान हो गया अंदर, ठीक है। नजीब वो कह रहे थे एक कारोबार शुरू किया था, कारोबार में इतना नुकसान हो गया, तो हर एक का नुकसान में हिसाब बताएं कि कितना हुआ।
ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पहले एक आपने क्वेश्चन किया था हमने रिव्यू में जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो अब आपको लॉस हो गया है, तो अब आपने देखना है कि आपको कितना लॉस हुआ है, तो फिर आप उस लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले लिख लें टोटल अमाउंट कितनी थी आपके पास, और फिर आपको किस कदर लॉस हुआ था हम वो लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या है, द शेयर ऑफ पार्टनर, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए तो गिवन रेशो आपके पास कितनी है, फिर सम ऑफ रेशो लिख दीजिए, फिर लॉस लिख लीजिए कितना हुआ था। गिवन रेशो, पहले रेशो ही दी हुई है तो मैं गिवन रेशो ही लिख लेती हूँ। गिवन रेशो कितनी है आपके पास, 2, 3, 5। सम ऑफ रेशो, सम से मतलब प्लस ही, तो प्लस कर दूंगी। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आपके पास कितना हो जाएगा, गिवन रेशोज ज़्यादा थी और सम ऑफ रेशोज भी। 2 + 3 + 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया, ठीक है। सम ऑफ रेशो का 10 हो गया। लॉस कितना हुआ था भाई, उन्हें लॉस हो गया था कितने रुपीस का, सफर्ड और लॉस कितना, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए का। तो आप इसमें 6 सिफर होंगे ज़ाहिर है, ये 5 और 1 6, 1 2, फिर आगे 3 और, सही हो गया। इतना अब लॉस था, वो कह रहे हैं अब हर एक को कितना यानी लॉस होगा, अब वो बताएं। ठीक हो गया, हर एक को कितना लॉस होगा, पहला पर्सन को कितना होगा, दूसरे को कितना होगा, और फिर तीसरे का। 3 पार्टनर्स हैं, तो आप तो फर्स्ट लॉस शेयर पहले का कितना है, हाँ, तो फिर सेकंड का और थर्ड का। अब आप देखेंगे तीनों को, लॉस ऑफ फर्स्ट पार्टनर और फिर लॉस ऑफ थर्ड। टोटल लॉस इसको यही हुआ था, तो लॉस लिख लें, चाहे टोटल लॉस लिख लें। कितने का था लॉस ऑफ फर्स्ट, कितना पार्टनर, ठीक है, लॉस ऑफ द फर्स्ट पार्टनर शेयर, लॉस, लॉस नुकसान हुआ था, खो नहीं गया था। लॉस ऑफ द फर्स्ट, इसी तरह लिख लेती हूँ, पार्टनर, फर्स्ट PARTNER, पार्टनर, लॉस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्टनर शेयर, ये वाज शेयर, हाँ शेयर, कितना शेयर करा है, या शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर, ठीक है। लॉस ऑफ शेयर फर्स्ट पार्टनर भी लिख लें, लॉस ऑफ फर्स्ट पार्टनर शेयर, कितना शेयर कर रहा है पहला पार्टनर जो उनसा है आपके पास, जस्ट लॉस ऑफ द फर्स्ट पार्टनर भी लिख लें। पहले पार्टनर को हमारा कितना नुकसान हुआ था, अब कितना था, अब देखें, पहले की रेशो 2 थी, सम ऑफ रेशो आपके पास 10 था, और लॉस टोटल आपके पास वैल्यू 10 लाख थी। उसे लिख रही हूँ, 10 लाख में 6 ज़ीरो थे, 1 2 और 1 2 और 3। अब आप इसे चाहे तो चले कर ही लेते हैं जिस तरह हमने पहले ही किया था। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 किया, ये वैल्यू आ गई, आगे आपने 6 ज़ीरो लगाने, अब 10 लाख है, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास आ गया। लिखते हैं अब इस वैल्यू को, 2 लिख के, 1 2 3 4 5, 5 है मतलब 2 लाख, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10 लाख, 2 लाख। पहले पार्टनर जो शेयर कर रहा है लास्ट को, उसे 2 लाख रुपया बर्दाश्त करना पड़ा है नुकसान, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं लॉस ऑफ सेकंड पार्टनर, लॉस ऑफ सेकंड पार्टनर को कितना हुआ, सेकंड रेशो 3 थी, सम ऑफ रेशो आपके पास 10 थी, टोटल लॉस आपके पास 10 लाख था। तो 10 लाख में कितने थे, 6 ज़ीरो थे, 1 2 3 4 5 4, ये 6। अब फिर इसे इसी तरह सॉल्व करना है, 3 लिखूंगी डिवाइडेड बाय नीचे 10 लिखूंगी, ये 0.3 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लिखूंगी और 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास 3 लाख आ गया, दूसरे को 3 लाख रुपया। अच्छा, यहाँ 2 था तो 2 लाख आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 लाख, क्योंकि ये हिस्से कट जाएगा। फिर आप अगला आप खुद ही देख लीजिएगा, 5 ही आएगा। रुपीज़ 1 2 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे वो कह रहे हैं लॉस ऑफ थर्ड पार्टनर, PARTNER, लॉस ऑफ थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर को कितना लॉस हुआ भाई,
थर्ड रेशो क्या थी आपके पास 5, तो मैं इसे लिख देती हूँ 5। सम ऑफ रेशो 10, टोटल लॉस 10 लाख में 6 ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 1 5 से मल्टीप्लाई होके 5 लाख, 1 जी 2 3 4 और 5 लाख आ गया। ठीक है, ये देखें ना, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से करेंगे, 5 फुट कितने ज़ीरो रह गए पीछे, एक कट जाएगा तो 5 ही रह गए ना, तो 5 लाख। पहले को मिला 2 लाख, दूसरे को 3 और तीसरे को 4 लाख बर्दाश्त करना पड़ा नुकसान। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन रुपीज दिस फॉर 1 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑफ दिस। जब कंपाउंड प्रॉफिट की बात आएगी तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं एक तरफ। कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है कंपाउंड सी प्रॉफिट। तो कंपाउंड प्रॉफिट को सी आई से आई थिंक मैंने लिखा था, तो ए माइनस पी होता है, ए से अमाउंट और पी से प्रिंसिपल था आपका। तो अब आप इसमें देख लेते हैं पहले, ठीक है। वेयर ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है, ए फार्मूला आपके पास था पी इंटू 1 प्लस आर की पावर टी, ठीक है। अब इसमें आप पूरे क्वेश्चन, पहले मैंने फार्मूला लिखा, कंपाउंड प्रॉफिट का वर्ड यूज़ हुआ था, कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला लिख लिया, उसका फार्मूला था ए माइनस पी। अब मैं पी भी ढूंढना है और ए भी ढूंढना है, एक में मज़ीद एक और फार्मूला था, ए इज़ इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर टी था। तो अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन में से ढूंढती हूँ, ये कुछ मिल जाएंगी कुछ नहीं, जो नहीं मिलेंगी वो हम फाइंड कर लेंगे। और ये जो प्रॉफिट ऑन रुपीज़ लिखा हुआ है ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। फाइंड द प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट ऑन रुपीज़ दिस, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे दी गई है, जो ना 10 100,000 10,000, ठीक हो गया। आगे वो कह रहे हैं फॉर 1 year टाइम है टी जोन्स है वो आपके पास 1 year का कह रहे हैं। एट द रेट ऑफ, रेट आपके पास आर जोन्स है वो दिया हुआ है 12%। और अब मैंने आपको बोला था आर को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 12% है, परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाते हैं, तो आप इसे डिवाइड कर लें, 12 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.12। ठीक है, अब ये हम फॉर्मूले में रिप्लेस करने लगे हैं। ए वाले में पहले ए आएगा फिर वैल्यू आएगी। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट आपको बता दी थी, वो ऊपर लिखी हुई है, वो लिख ली। 1 की जगह 1 लिख दिया, आर की जगह 0.12 लिख दिया। टाइम आपके पास 1 ही था तो मैंने 1 ही लिख लिया, ठीक है। अब आप चाहे 1 की पावर कितनी भी लें यही आएगी, तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें और फिर इसे सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व करने पहले ब्रैकेट लगाई, फिर 1 प्रेस किया, फिर प्लस लगाया, फिर 0.12 लिखा। पावर 1 या पावर 1 ही लूँगी तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी आपके पास। 1.12 प्लस करके भी यही आता है 1.12। इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो साइड पर वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, मल्टीप्लाई 5 4 उसके बाद 3 0 लिखे हुए थे, ठीक है ना, 5 4 और फिर 3 0, ये मैंने लिख दिया 6 0 4 8 और 0 आ गया, 6 0 4 8 और 0 रुपीज़ में ही होता है। ये भी आपके पास अमाउंट आ गया है। अब कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला था कि ए में से अमाउंट में से आप माइनस कर दे प्रिंसिपल, 0 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू थी 54,000। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ये एक वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है तो मैंने माइनस प्रेस कर दिया और फिर लिख रही हूँ 54123, तो 6480 जी, यही आपका आंसर था, 648 और 0। ये आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला था और यही आपका आंसर आ गया रुपीज़ में, 6480, 6480। सही हो गया कंपाउंड प्रॉफिट। पहले फार्मूला लिखिए आपने, फिर क्वेश्चन ईजी हो जाता है, उसको आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल। ये भी कई बार आया हुआ है, 5.3 की 5th चैप्टर की रिव्यू का। द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल इज रुपीज़ दिस इफ 16% सेल टैक्स इज चार्ज देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन सच 30 ट्राईसाइकिल्स। द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल इज दिस, यहीं से मैं डाटा बना रही हूँ। प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल, प्राइस ऑफ अ TRICYCLE, ठीक है, प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल। इसके बाद वाली रकम इक्वल के दूसरी तरफ लिख लेती हूँ, वो 4000 थी। 16% सेल टैक्स है। सेल टैक्स कितना है 16%।
अब वही काम करना है परसेंटेज को ख़त्म करके, जिस तरह ज़कात वाले क्वेश्चन में करते थे। 16 को परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 4000। ठीक हो गया। आप चाहे तो ये 2 ज़ीरो से काट दें, जिन्होंने इस तरह से किया वो इस तरह कर ले, वरना मैं तो इसी तरह ही कर रही हूँ। 16 डिवाइडेड बाय 100 कर रही थी ना, डिवाइडेड बाय 100, ये 16 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल प्रेस करती थी, फिर मल्टीप्लाई बाय 4000 जो लिखा हुआ है 1 2 और 3, तो आपके पास 640 आ गया। ठीक हो गया। 640 रुपीज़ में ही आएगा, जाएगा, सेल टैक्स है। आगे वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन पेज 30 सच ट्राई साइकिल। इसी तरह की 30, अगर आपको एक साइकिल की अब कीमत पता चल गया, आप इस तरह की 30 साइकिल्स कितने की आएंगी वो आप लिखेंगे उस पर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन ₹30 साइकिल्स पर सेल टैक्स कितना होगा वो फाइंड करें। तो आप लिखते हैं सेल टैक्स ऑन 30 सच ट्राई साइकिल्स, यहीं से एंड वाली लाइन से, SALE सेल TAS टैक्स ऑन 30 SUCH सच TRICYCLE सच साइकिल। ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 640, 30 को 640 ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दूंगी और 30 प्रेस कर दूंगी, फिर इक्वल प्रेस करें तो आपके पास 19 रुपीज़ कितने का आ जाएगा, 19200। ये आपका 5 रिव्यू का क्वेश्चन था 5th चैप्टर का। तो वो पूछ रहे थे कि आपके पास 1920 जी है, आपके पास इस तरह की कितनी बाईसाइकिल्स आ जाती हैं। ये रिव्यू का क्वेश्चन है। 19200 ट्रिपल तो नहीं है, नहीं 2 यही है ये क्वेश्चन है, ये आपका पास ठीक है, ये आंसर है। इतने ही की आएंगी, यूनिट 10 100,000 10,000 19,200 की आपके पास इस तरह की बाईसाइकिल्स ट्राईसाइकिल्स सॉरी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। अब आपने लॉग टेबल ही यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके 4 मेथड बताए थे। पहले हमने करना था लेट एक्स, तो हम लेट एक्स ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप है लेट एक्स, LET लेट एक्स इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू 8492 मल्टीप्लाई 3.72 ओवर 47.82 मल्टीप्लाई बाय 52.2 ओवर 4। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हेलो जी, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस वैल्यू 8492 मल्टीप्लाई बाय 3.72 ओवर 47.82 मल्टीप्लाई बाय 52.24। ठीक हो गया। अब लॉग जब ऊपर अप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई जो सा है वो प्लस में हो जाएगा। अब ये वैल्यू ऊपर, वैसे तो लॉग प्लस में होता है, लेकिन जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगी। तो एक स्टेप मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8492 प्लस लॉग ऑफ 3.72 माइनस, ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाके माइनस, लॉग ऑफ 47.82 माइनस लॉग ऑफ 52.24। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और फिर हम उसका मेंटीसा लिखेंगे बुक के पीछे से। पहले मैं इस तरह ब्रैकेट्स लगा लेती हूँ। ठीक हो गया। अब पहले ही मैं करैक्टरिस्टिक्स ही लिखूंगी। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है वो लिखती हूँ, मैं इसे ब्लैक से ही लिख लेती हूँ। अच्छा जी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आप बता दें कि क्या होगी। जितनी वैल्यूज़ हों उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। तो पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू हो, 1 2 3 4, 4 है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे। इसकी करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 3। इसके बाद आप पॉइंट लगा दें। यहाँ पॉइंट से पहले 1 वैल्यू, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। यहाँ पॉइंट से पहले 2 वैल्यू हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ये हमारी सारी करैक्टरिस्टिक्स लिख ली। ठीक हो गया। आप क्या करैक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं कि पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उसे 1 में से माइनस कर दें तो फिर बन जाएगी। जब 0 वाला क्वेश्चन करेंगे तो फिर बताएंगे 0 वाले की करैक्टरिस्टिक्स हम कैसे लिखते हैं। अब देखें क्वेश्चन में आपने कहा था, वो कह रहे हैं 84 को यूज़ लॉग टेबल। तो लॉगरिथम टेबल ये बुक के ऊपर 316 पेज के ऊपर। अब यहाँ से आपने 2 वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है,
ये दो वैल्यूज़ ही लिखी हुई है ना इधर, यहाँ से दो लेनी है। ये वाली वैल्यू ऊपर देखेंगे 9 वाली, और ये डिफरेंस कॉलम की वैल्यू है, यानी 84 को 9 में और फिर 2 में, 84 को 9 में और फिर 2 में, 84 ये तो नज़दीक आ गया, 84 को 9 में और फिर 2 में, ये है 84, 84 को 9 में, ये 9 है ना, यही है ना, नज़र आ रहा है, ये है 84, 84 को ये 9 में, यहाँ से ऊपर से ये 9 में मैंने देखा है, और 84 को 9 में देखा है, वो वैल्यू आपके पास 9289, और डिफरेंस कॉलम 2 में, डिफरेंस कॉलम 2 में देखा है तो 1 है। ठीक हो गया। आप ये दोनों वैल्यू कैलकुलेटर पर लिखेंगे और फिर हम ऐड कर लेंगे। तो 84 को आपने 9 में देखा है, डिफरेंस कॉलम 2 में देखा तो वो 1 आया है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 9289 प्लस 1, तो वो क्या आ गई 9290, यहाँ लिख देती हूँ 9290। आप नेक्स्ट की तरफ चलें। अब ये पॉइंट आपको कुछ नहीं कह रहा, आपने समझना है ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब ज़ाहिर है लॉग में यहाँ 2 वैल्यूज़ ही लिखी हुई है ना, तो यहाँ पर आप 37 को 2 में देखेंगे, आगे डिफरेंस कॉलम की वैल्यू नहीं है, 37 को हम 2 में देखेंगे, ये 37 आपका कहाँ गया जी, 36 ये आपका 37 को हमने किस में देखना है, 37 को हमने 2 में देखना है, 0 1 और 2 में वैल्यू लिखी 5705, 57 ये लिखी 05, आगे 40 ये देखे वैल्यू आगे लिखा हुआ 47.82, तो 47 को 8 में और आगे 2 में, 47 को 8 में, ये 47 आपका 47, ये 47 को 8 में, ये है 67 और 9 4, मैं कैलकुलेटर पे लिख लूँ 6794। अच्छा 87 को 4 में, 87 को 47 को हमने देखना था 8 में, डिफरेंस कॉलम 2 में, डिफरेंस कॉलम 2 में 2 ही लिखा हुआ है, तो इधर प्लस 2 कर दें, तो वो आपके पास आ गया 6 7 8 9, 6 7 8 और 9। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 52 को 2 में और फिर डिफरेंस कॉलम 4 में, 52 को 2 में, 52 ये 52 को 2 में क्या है 7 1 7 7 7 1 7 7 प्लस क्या था 52 को 2 में और 4 में, 52 को 2 में तो देख लिया, आगे डिफरेंस कॉलम 4 में, ये 3 ये 4 की वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो ये तो मैं प्लस दबाया हुआ 3, तो वो जगह 7180 जी। अब इस तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर मैं इसी तरह सॉल्व कर लूँगी, प्लस माइनस जो जिस तरह से करना है बिल्कुल उसी तरह से प्लस माइनस करूँगी, फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3.9290 और 0.5705 और 1.6789 और 1 ठीक है। अब हम इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिखें ब्रैकेट लगा के ताकि गलती ना हो। ब्रैकेट स्टार्ट की वैल्यू आपके पास है 3.9290, फिर हमने प्लस फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर प्लस लगाएं, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर 0.5705, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर 1.6789 ब्रैकेट क्लोज, प्लस सॉरी प्लस नहीं था माइनस था, और इधर भी माइनस है जी, यहाँ पर लास्ट 2 वैल्यूज़ माइनस है ना, तो 1.678 और 9 माइनस, नेक्स्ट है आपके पास 1.718 और 0 जी, ये भी क्लोज किया 1.1026। अब आप दोबारा इससे भी चेक कर, एक बार जब यहाँ पर आते हैं ना तो दोबारा भी चेक कर लेना कहीं गलती ना हो। 9290 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर 0.5705 ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर 1.6789 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.718 और 0, हाँ जी 1 पॉइंट आपके पास आ गया 1.1026 लॉग ऑफ एक्स।
अब वो उन्होंने आपसे कहा था फाइंड द एवेल्यूएट यूजिंग लॉगरिथम टेबल, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि लॉग ऑफ एक्स। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग ANTI, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिखें ANTI, एंटी LOG, एंटी लॉग, और ये जो लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ था, ठीक हो गया। इसके बाद ANTI एंटी लॉग, और ये वैल्यू 1.102 और 6, ठीक हो गया। ये एंटी लॉग और ये लॉग का कैंसिल, जस्ट एक्स रह गया। आप इसको देख लें, आप पॉइंट से पहले वाले या तो आपको शो करेगा पॉइंट किधर लगेगा, आप देखेंगे 0.10 को 2 में और फिर आगे 6 में। अब एंटी लॉग टेबल निकालना, ये एंटी लॉग टेबल, ये देखिए इसमें पॉइंट्स में वैल्यूज हैं। 0.10 तो खुद ही पता चलेगा, पॉइंट से शुरू करनी है वाली देखनी। 0.1026, 10 को 26 में, 0.10 को 0.10 को, ये 10 को 2 में, ये है 1265। डिफरेंस कॉलम 0.10 को 2 में और आगे डिफरेंस कॉलम 6 में, 2। हाँ जी, यही आ रहा है। अगर आप पॉइंट के बाद सिर्फ इतनी वैल्यूज़ लिखते हैं ना तो फिर आपका आ जाएगा 0.1026 है। इधर तो जितनी आई थी मैंने सारी लिख ली। अगर आप जस्ट यहाँ तक लिखते हैं आपका वैल्यू और आएगी पॉइंट से पहले, और अगर पूरी लिखते हैं तो आपकी कोई और आएगी। अब यहाँ 0.1 के बाद लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 0.2 के बाद हो, ये रिवर्स हम चल रहे हैं। तो 1 है या आपने याद रखना है तो 0.2 के बाद लगा देना है। ऐसे नहीं पता चलता तो आप कैलकुलेटर लें, लिखें शिफ्ट लॉग, ये ब्रैकेट लगाएं 12 और वैल्यू लिख लें 1.102 और 6, तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट किसके बाद है, 12.66, यानी हमारा राउंड अप करके 67 आ गया, यानी 2 डिजिट के बाद ही है। तो दो डिजिट के बाद आपने लगा दिया। ये आपके पास आंसर, आपके पास आई थिंक पीछे बुक में 65 लिखा होगा, वो इस वजह से लिखा होगा, उन्होंने यहाँ पर पूरी वैल्यू नहीं लिखी, इधर वैल्यू गलत लिख दी है, 1 लिख दिया। ये प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू आ रही है हमारे पास। पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो आंसर ठीक कंसिडर होगा। ये आपका आंसर आ गया 12.67। ये एक एग्जाम्पल है 6.5 की दी हुई। अब ये क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 7 चैप्टर का, और ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है हमारा काफ़ी। तो पहले अगले 2 काट लूँ, ठीक काट दूँ। फाइंड द कंसेक्टिव नंबर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर 9 का ए और बी, चलिए कार ही लेते हैं। ये लंबा क्वेश्चन है अंदर 7 चैप्टर का, फिर 8 और 9 का आ जाएगा। उन्होंने कहा 5 3 कंसेक्टिव नंबर्स, 3 कंसेक्टिव नंबर्स आप फाइंड करें और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंदर से। ये किस तरह से होगा, लेट 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये 2 पेज इसीलिए मैंने छोड़े हुए हैं। लेट 3 कंसेक्टिव नंबर SEC मसलसल अदाद नंबर्स भर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ठीक है। ये नंबर जो से अब मैं लिख रही हूँ आपको याद रखना है, A/R है, फिर A है, और फिर AR है। ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे और फिर इसी से हम सॉल्व करें। 3 कंसेक्टिव नंबर्स, द सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। वो कह रहे हैं इन सब को प्लस किया जाए। ये जो पहली 2 कंडीशन दी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन में वो प्लस कर रहे हैं और सेकंड कंडीशन में वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर से ही हैं ये 3, यानी फर्स्ट कंडीशन में वो इन तीनों को जो से हैं वो प्लस भी कर रहे हैं, और इन तीनों को वो दोनों को वो 3 जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक चलता है, फिर उसे आगे बढ़ा लूँगी। ठीक है, जब प्लस करेंगे ये वैल्यूज़ ऐसे ही लिख के तो दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे आप। अब इनके दरमियान नहीं लगाना, ये एक नंबर है। ठीक है, A/R प्लस R प्लस AR सही हो गया। उन्होंने कहा था इन्हें सम किया जाए तो इनका सम किसके इक्वल आता है, 26 के। और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं देयर प्रोडक्ट इज, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं होगा, जस्ट ब्रैकेट्स डाल रही हूँ। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इक्वल आता है 216 के। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कहीं इन दोनों से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा।
अब देखें वो किस तरीके से करते हैं। हाँ जी, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो आर, ये वाला आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह गया। वैसे ये और इस आर से कैंसिल हो जाता है जी। आपके पास 1 2 और 3, एक ही 3 आ गया। 3 ये नहीं आएगा, एक पावर दूसरी बेस एक जैसी हो, पावर्स ऐड होती हैं तो एक की पावर 3 ही आएगा। तो इज इक्वल टू 216। अब एक ही 3 ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट लिया है ऐसे। मैं लिख नहीं रही, आप लिख लें चाहे चाहे ये साइन याद रख लें, क्योंकि आप क्यूब और क्यूब रूट मिक्स कर देते हैं। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लिया जाएगा। अब क्यूब रूट कैसे लेना है भाई, कैलकुलेटर पर ये शिफ्ट, ठीक है, ये एक्स की 3 इसके ऊपर लिखा हुआ है ना साइन, तो प्रेस करेंगे तो 3 ये आ जाएगा। समझ आ गई। अब आप इसमें वैल्यू लिखें 2 1 और 6 ऐसे, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 6। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 3 से कैंसिल, ये आ गया आपके पास 6। एक ही वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब जहाँ और यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू 6 रिप्लेस भी कर सकती हूँ और पहले मज़ीद इसको सॉल्व करके फिर भी इसमें रिप्लेस करती हूँ। दोनों ही सूरतों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर लें। फ्रैक्शन हमारे पास क्या दी हुई है, और अगर हम इसका एलसीएम आर ले लें, इसका मतलब होता है पूरी इक्वेशन को आर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे आप, या फिर एलसीएम ले लें। एलसीएम अगर हम लें, एलसीएम आप लोगों को आता नहीं है, चलें कोशिश कर लें। और ऐसे आर कितनी ज़ार आर, एक तो ऊपर से वैल्यू लिखते हैं और नीचे से वो लिखते हैं जो नहीं है। डिनोमिनेटर में आर है तो यहाँ आर नहीं लिखूंगी, यहाँ एक तो ऊपर से वैल्यू लिखूंगी, नीचे से वो वैल्यू लिखूंगी जो नहीं है। यहाँ आर नहीं है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें, एक तो ऊपर से वैल्यू लिखूंगी, नीचे से वो लिखूंगी जो नहीं है। यहाँ भी आ रहा है एक, यहाँ भी आ रहा है, तो ये आर स्केयर हो जाएगा। तो ये 26 हो गया। 26 और आर, ये इधर आर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। प्लस ए आर स्केयर इज इक्वल टू 26 और आर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता आप इसके साथ भी आर लिखें, इसके साथ भी आर लिखें, इसके साथ भी आर लिखें और इसके साथ भी आर लिखें, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस तरह कर लें तो ज़्यादा इजी है। अच्छा जी, अब अब क्या करने लगे हैं, ये तो इक्वेशन आ गई 26 और आर लिखा हुआ है ये मैंने। अब हम रिप्लेस द वैल्यू, अब हमारे पास और तो कोई चारा नहीं, लेकिन हमने यहाँ एक ही वैल्यू तो निकाली थी ना। अब यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ और ए की जगह क्या रखा था, 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर का स्क्वायर 26 आर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इससे ये सारी वैल्यूज एक, ये भी 26 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। ये भी इधर ले आए, इस तरफ 0 कर दें। 6 प्लस 6 आर माइनस 26 आर प्लस 6 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब 26 में से 6 कट कर दें तो -20 आर प्लस 6 आर का स्क्वायर, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको इसके पेयर बनाने हैं। अगर इसमें से कॉमन आता है तो मैं पहले कॉमन ले लेती हूँ ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। इसमें से आपका 2 कॉमन आता है, आप 2 कॉमन ले लें। कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता है, 20 भी आता है, 6 भी आता है, मतलब इसमें 2 का टेबल ऐसा है जिसमें 2 3 आर 6। अब डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 आर 2 0, 2 10 आर 20 और फिर 2 3 आर 6। ठीक हो गया। अब 0 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इम्प्लाइज यूज़ कर लेती हूँ, 3 माइनस 10 और प्लस 3 आर का स्क्वायर। सही हो गया। मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास 10 आए। ये जो दो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आए। 1 का टेबल, 1 कितनी जार 9, 1 9 जार 9, 9 और 9 और 1 10 होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन जो मिड में है, तो दोनों के साथ माइनस लगेगा तो ही 10 बन रहा है। -9 एंड -1, तो 3 अपनी जगह पर ऐसे ही 3 आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। ये जो 1 लिखा है इसे फैक्टराइज मैंने किया है, -1 और 9, -1 आर, 1 लिखो या ना लिखो, -9 आर प्लस 3 आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3 - आर। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है।
3 भी कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है। 3 कितनी ज़ार 9, 3 ज़ार 9, आर बाहर लिख लिया हुआ है इसलिए अंदर नहीं लिखूंगी, प्लस यहाँ सॉरी माइनस था यहाँ पर, ये माइनस है ना, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये भी रह जाएगा माइनस आर, और 3 बाहर लिखा हुआ है, आर स्केयर था, एक आर बाहर ले लिया तो एक अंदर रह गया, 3 माइनस आर और 1 माइनस, ये माइनस था, 1 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 0, साइड पर ऐसे ही आ रहा था। अब आर की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, 3 माइनस आर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू आर और 1 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस 3 आर, माइनस उस तरफ जाकर पॉजिटिव 3 आर हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो आर की वैल्यू आ गई 1/3। अब 2 वैल्यूज़ आई हैं, अब बारी बारी हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन में, तो नंबर्स अब हमने ढूंढने हैं। ये जो आपके पास नंबर्स थे, ये शुरू में जो हमने 3 कंसेप्टिव नंबर्स लिखे हैं, इसमें एक दफ़ा आर की वैल्यू पुट करूँगी मैं, हाँ जी, एक बार हम A6 पुट करेंगे और ए की वैल्यू तो एक ही है ना, A6 पुट करूँगी, एक दफ़ा आर की वैल्यू 3 और एक दफ़ा आर की वैल्यू 1/3 रिप्लेस करूँगी। ठीक हो गया, ये मैं इधर ही कर रही हूँ लंबा चौड़ा क्वेश्चन। अब आगे आ जाए आप, यहीं पर हो गया था ना, यहाँ से तो आर की वैल्यू आपकी ये वैल्यू आ गई थी। सो नंबर्स आर, अब क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है। सो इफ a इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू, अब 6 और r मिक्स ही हो रहा है, r इज इक्वल टू आपका क्या है 3, a की जगह देन नंबर्स और देन NUMBERS नंबर्स, तो नंबर्स क्या बनेंगे आपके पास, ये है आपके पास a ओवर, पहले मैं लिख लेती हूँ, a ओवर r, a और a r, a की जगह क्या रखना है 6, r की जगह रखना है 3, a की जगह 6, a की जगह 6, r की जगह रखना है 3। आप देखिए 3 कितनी जार 6, 3 2 जार 6, 6 का 6 और 6 3 जार 18। अगर a की जगह 6 और r की जगह 3 रखा जाए तो नंबर्स 2, 6 और 18 आते हैं। ठीक है, दो नंबर, एक ये आ गया। अब जब r की वैल्यू 1/3 हो तब देखते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1/3 देन नंबर्स r, नंबर्स कौन कौन से बनेंगे, a ओवर r, a और a r। अब a की जगह आपने 6 ही रखना है, r की जगह आपने 1/3 रखना है, ये 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व करना बताती हूँ। a की जगह आपने क्या रखना है 6 ही रखना है, और a की जगह 6 ही, r की जगह पर 1/3, a की जगह पर 6 ही। ठीक हो गया। ये आपको तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इधर रफ वर्किंग निकाल लेती हूँ। ठीक है, रफ वर्क, ये 6 है डिवाइडेड बाय 1/3, ऐसे ही लिखा हुआ है ना आपके पास। तो आप क्या करेंगे, अगर देखो कैलकुलेटर पर आता तो आपकी मुश्किल आसान हो। 6 डिवाइडेड बाय 1 ये ओवर 3 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 3 जी, 18 आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर पर पिक कर सकते हैं तो कैलकुलेटर पर पिक कर लें, इसका मतलब होता है 1/3, यानी ये भी डिवाइड ही हो रहा है। 6 रेशो का ओवर का मतलब होता है डिवाइड, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर 1, फिर डिवाइडेड बाय 3 लिखा, तो फिर क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ये आपके पास आ गया 18 डायरेक्ट। ठीक है, अगर नहीं पता चलता तो ये 6 है, ये छोटी क्लासेस वाले क्वेश्चन जो 4 में किए थे, दे अब तो भूल गए होंगे। मल्टीप्लाई, ये इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, तो ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे, 6 3 जार 18 ओवर 1 को 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वही आता है। इसी तरह कैलकुलेटर ने आपको डायरेक्ट दे दिया 18। मसला ये है तो आपको आप कैलकुलेटर से भी तो नहीं ना पता चलना, आप याद रख लेना 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगानी है 1, फिर डिवाइडेड बाय 3 लिखना है। 6 हो गया, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, इसकी कटिंग हो गई है तो ये 18 6 और 2 है। 6 को 3 जार 18 नहीं काट देना, नहीं पता चलता तो आप इससे भी 6 करें, ब्रैकेट लगाएं, डिवाइड का 1 दबाएं, डिवाइडेड बाय 3 करें तो वो आपको खुद ही दे देगा 2। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देती हैं, ये आपका पास आंसर आ गया। जब आर की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 आर की 3 हो, जब ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 1/3 हो, ये दोनों नंबर्स लिखने और ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, या ये मैंने छोटा छोटा लिख दिया, 2 पेज पे लेके जाती तो आपने वैसे डाल जाना चाहिए ना लंबा क्वेश्चन। हाँ जी, अब आप क्वेश्चन देखें,
6 का बी पार्ट, ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है और ये बड़ा इजी है, हर बार आ जाता है यूनियन और इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। देखें अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है, इधर लिख लूँ, लेफ़्ट हैंड साइड नज़र आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं ना हम, इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैं ब्रैकेट कर लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। पहले इतना ही हिस्सा करने लगी हूँ, अब इसी को देखिएगा। ए की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7 9, ऊपर दी हुई थी, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन। अब बी देखें, बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 3 5 7, ठीक हो गया। अब यहाँ बी नहीं लिखते ना, वैल्यूज़ लिख रहे हैं हम। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों में एक जैसी हैं। अब एक तो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी, मतलब 3 5 और 7, 3 5 और 7, ये आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। वो कह रहे हैं जब आपने ए इंटरसेक्शन बी किया है उसके आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर तो आ गया आपके पास, ठीक है, उसको इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। अब यहाँ दोबारा वैल्यू नहीं लिख देनी, ये हमने अभी सॉल्व किया है। या पहले ये लिखा हुआ है तो इसी का आंसर लिखें, 3 5 और 7, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू आपके पास थी 2 3 और 4 5 और 6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, ऐसी वैल्यूज जो दोनों में आप देखते हैं, 3 इसमें है, 5 है, 7 नहीं है, तो जस्ट 3 और 5 ही आया। ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब देखते हैं राइट साइड भी इसकी इक्वल आती है कि नहीं। राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, उसके आंसर को ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। अब अगर ए पहले लिखा हुआ है तो फिर पहले ही लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की वैल्यू आपके पास है 1 3 5 और 7, ठीक हो गया। आगे इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू आपके पास 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ऐसी वैल्यूज जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 नहीं है, तो जस्ट 3 एंड 5 आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास ये बी इंटरसेक्शन सी का आया, वो कह रहे थे इसको ए के साथ भी इंटरसेक्ट करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की वैल्यू यूज़ हो रही है ए की, तो ए की लिखूंगी 2 3 5 7 और 9, उसको इंटरसेक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी के, जो आंसर था 3 और 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब है वो वैल्यूज जो दोनों में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 एंड 5। आपका लेफ्ट साइड का भी आंसर यही आया था और राइट हैंड साइड का भी यही आया था, फ्रॉम 1 एंड 2। hence prove left hand side is equal to right hand side के राइट हैंड फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, या आप एंड पर फिर यही प्रूव लिख दें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब आ गया आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन, वो कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, बड़े इजी ग्राफ आ रहे होते हैं, और फिर इसमें से आपने दो वैल्यूज़ निकालनी है। जब हम कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे 1 से लेकर 3 तक और 2 से 4 तक लाइन लग जाए, नहीं पता चलता तो -3, फिर +3 -2, फिर +2, फिर -1 और फिर +1 रख लें। इतनी ज़्यादा वैल्यू करना 6 रखनी पड़ेगी। अगर आप पिक कर सकती हैं तो देखें, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू x माइनस 1, तो मैं पहले तो 1 ही पुट करूँगी वरना वो 0 हो जाएगा, उससे कोई और बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू +2 ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 और y इज़ इक्वल टू, आपके 2 में से 1 निकाले तो 1, यानी आपने 2 पुट किया, आपके पास 1 आ गया। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आया, तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आनी चाहिए ताकि आप एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो मैं दोबारा क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इधर पहले +2 पुट किया, पुट x इज़ इक्वल टू -2 करके देख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू x है, x की जगह पर -2 -1 और y इज़ इक्वल टू -3 आपके पास वैल्यू आ गई, यानी आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का। -2 रिप्लेस किया था तो -3 आ गया, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं।
अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपने वैल्यूज जस्ट 3 तक ही लिखी हुई हैं तो आप भी 3 तक ही लिखें। कार्टेशियन प्लेन बनाई, छोटी सी बना लूँ, छोटे से ही तो हैं। ठीक हो गया ऐसे। और कार्टेशियन प्लेन रिलेटिव लाइन मैंने आपको बोला था, ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस होती है, जो खड़ी हुई लाइन होती है ये आपके पास वाई एक्सिस होती है। ठीक हो गया, यहाँ वाई नेगेटिव, ये आपके पास जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये आपके पास ज़ीरो होता है। तो आपने छोटी बड़ी नहीं करनी, आप इक्वल फुट से मैयर करके कर लीजिएगा बेशक। अब 3 तक काउंटिंग की आ रही थी तो मैं 3 तक ही लिखूंगी, 0 से आगे पॉजिटिव 1 2 3, 1 2 और 3, 0 से ऊपर भी पॉजिटिव 1 2 3, चाहे ये आप एक एक लाइन पे ले लें आ जाएगा 1 2 3, 0 से पीछे -1 -2 -3, 0 से नीचे -1 -2 और फिर -3। ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहे हैं इसमें से एक लाइन ड्रॉ करें, तो पहले आप देख लें 2 और 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड के आ गए हैं। तो पहले 2 और 1, ये 2 है और ये 1 है, यहाँ पर एक डॉट लगाती हूँ। 2, ये 2 और ये 1, पहले 1 था, ऐसे 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 पढ़ी, ये 2 ये 1, ठीक है, ये 1 और ये 2, ये एक डॉट मेरा। अब वो आपको कह रहे हैं 2 और 1, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, और लिखते वक्त भी ध्यान रखना है। अब -2, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -3, ये -2 और ये -3, ये डॉट लगेगा, चाहे तो यहाँ तक एक डॉटेड में लाइन ले आए, ये आपका ये और ये लग गया। आप इसमें से एक लाइन गुजरेगी ऐसे, दो दो डॉट्स नज़र आ रही है ना, 2 डॉट्स आपको ऐसे, आप इसमें से ऐसे करके आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। मेरा ये लेफ्ट साइड, चले देखते हैं, ये लेना, तो इस तरह करके इसमें से एक लाइन आप ड्रॉ कर दें। अब ये मेरा लेफ्ट तरफ कर दिया था मैंने, तो थोड़ी सी ले ली है। आप यहाँ पर एरो लगा दें और इस लाइन के ऊपर लिख दें ये कौन सी लाइन आपने ड्रा किया है, y = x - 1। ठीक हो गया, ये भी इतना सा क्वेश्चन और ये बड़ा इजी है। ये आपका बन गया कार्टेशियन प्लेन पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ को, y = x - 1। वैसे वो कहते हैं ग्राफ पेपर पर कर लें, चाहे तो आप ग्राफ पेपर पर कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ग्राफ पेपर पर कर लेंगे। आगे वो कह रहे हैं फाइंड स्टैंडर्ड एविएशन फॉर द वैल्यूज़ ऑफ दिस। आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं और अब आपसे कहा गया स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करें। तो स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिखेंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या क्या चाहिए। ये तमाम वैल्यूज़ 1 लिख लेती, 1 2 3 4 6 8 और 11। इसको तरतीब देने की जरूरत नहीं है, जो जिस तरह लिखी होती है वैसे ही लिख लेते हैं। ये आपके पास एक्स है जी, ठीक हो गया। सबसे पहले आप लिखें क्या फाइंड करने के कह रहे हैं, STANDAR डी स्टैंडर्ड एविएशन, DEVIATION। स्टैंडर्ड एविएशन को एस से कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, ये n है ओवर n, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर। अब आपको चाहिए x की हर वैल्यू को x बार में से माइनस करना, पहले x बार आएगा तो आप माइनस करेंगे ना। x बार का फार्मूला होता है आपके पास समेशन x ओवर n। अब x समेशन का मतलब होता है कॉलम को जमा करना, इधर लिख लें अगर नहीं बोलते, ये कॉलम है आपके पास, इसको जमा कर देंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्स वाला कॉलम है तो जमा करके समेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉलम आपने बनाना है एक्स की हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करना है। अगला कॉलम आपने बनाना है एक्स की हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करके साथ उसका होल स्क्वायर भी लेना है, और फिर जब आप इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसे ऐड नहीं करना, ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये बनाना ज़रूर है। अब पहले आपको चाहिए समेशन एक्स, तो ये आपके पास एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, इन्हें कैलकुलेटर पर लिखें और ऐड कर दें। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 और +11, तो ये आपके पास आ गया 35। समेशन एक्स आ गया आपके पास 35। तो अब आप मीन के फार्मूले में रिप्लेस करें समेशन एक्स ओवर एन। एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 और 7। 35 डिवाइडेड बाई 7 5, यानी आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 5। आपने हर वैल्यू को, एक्स की हर वैल्यू को 5 में से माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर भी लेना है। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ, ये पहले एक्स लिखा हुआ है 1, एक्स बार की वैल्यू आई 5, फिर लिखा हुआ है 2, फिर एक्स बार की वैल्यू आई 5, फिर 3 लिखा है एक्स बार की वैल्यू 5, 4 - 5 6 - 5 8 - 5 11 - 5। ठीक है, यहाँ पर लिखना भी है, नेक्स्ट कॉलम में हमने इसको होल स्क्वायर भी लेना है। तो पहले ये इधर 1 में से 4 कर दे, 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर, ये कैलकुलेटर देखें ब्रैकेट लगाई, फिर माइनस, चाहिए वाला माइनस जो लिखा हुआ है -4 लिखा, इसका स्क्वायर ये है। ठीक है, या तो क्या आ गया आपके पास 16, पॉजिटिव 16, माइनस ख़त्म हो जाता है। 2 में से 5 किया तो -3, -3 का स्केयर लेंगे तो 9, 3 में से 5 किया तो -2, -2 का स्केयर लेंगे तो +4, 5 4 में से 5 करेंगे -1, -1 का स्केयर लेंगे +1, 6 में से 5 काटे 1, 1 का स्केयर 1, 8 में से 5 करेंगे 3, 3 का स्केयर 9, 11 में से 5 करेंगे 6 और 6 का स्केयर 36। अब ये ऐड कर लें, नहीं पता चलता आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ले लें। 6 + 9 + 4 + 1 + 1 + 9 + 36, तो आपके पास वैल्यू आ गई 76। ठीक हो गया। अब आपके पास आए 76 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूले में रिप्लेस कर दें स्टैंडर्ड एविएशन के। नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास कितनी थी 7, तो हमने 76 डिवाइडेड बाय 7 किया, वो आपके पास आ गई वैल्यू, आगे लिख देती हूँ, आप चाहे नीचे लिख लें। 10.857 है, मैं इसी का होल वैल्यू का ले लें स्क्वायर रूट, चाहे वैल्यू लिख लें। चल मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट, ये साइन है, ये देखें हाली स्क्वायर रूट लिखा हुआ था, नज़र आ जाएगा ना आपको, ये देखें स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है आपके पास। स्क्वायर रूट लिख के क्या लिखूँ आगे, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ 10.8547। तो आज ये आपके पास आ गया 3.29499। पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो आंसर ठीक होता है, तो 3.2949 जी हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे 76 डिवाइडेड बाय 7, तो उसका स्क्वायर रूट फुल का लें तो वो आपको देता है 3.2950 जी। ये आपके पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो आंसर ठीक ही होता है आपका। देखते हैं इसमें थोड़ा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 9th का बी पार्ट, यानी यही क्वेश्चन था ग्रुप 1 लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 सॉल्व हो गया पूरा। ओके स्टूडेंट्स, आप इनकी प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आ रहा है आगे शेयर कर दें। अगर तो कोई और आपकी कर रहा है मैथ और वो क्या कहते हैं 9th में ही है, तो आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कर लें, अंदर वैल्यूज़ सॉल्व हो जाए आपके, यानी उनका भी इजी हो जाए उनके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का मैं आंसर चेक कर रही हूँ, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर ठीक है। ये आपका आई थिंक एग्जाम्पल है कोई जी, यहाँ तो कोई नहीं दिया हुआ, तो एग्जाम्पल ही होगी 1 2 3 7 3.8987 लिखा हुआ, इधर 15 पॉइंट समथिंग कुछ और है। 1.5 ही था, 2 की -5 3 -5 4 -5 6 -5 8 -5 और 11 -5 का स्क्वायर इधर आ 76 ही रहा। 76 को 5 पर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो 7 है, बुक पर गलत किया हुआ है, इधर 7 आता था तो उन्होंने 5 लिख दिया गलती से, जिसकी वजह से उनका आंसर कुछ और आ रहा है। हमारा आंसर ये ठीक आया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।